Hello students, how are you? I think all are fine and आप सभी का स्वागत है एसएस क्लासेस में। दोबारा से फिर से मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। नया वीडियो में हमारा लेसन है आज का पावर ऑफ शेयरिंग। पावर शेयरिंग डिस्कशन करेंगे हम। क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, क्या लोकतंत्र में बिना पावर शेयरिंग के काम चल सकता है, या जिन देशों में पावर शेयरिंग नहीं की गई, सत्ता का विभाजन नहीं किया गया, उनमें क्या होता है, और जहां सत्ता का विभाजन किया गया है उनमें क्या परिणाम आते हैं। जैसा कि विषय के इसके लेसन के नाम से ही आप समझते हैं कि पावर शेयरिंग, पावर शेयर करना, विभाजन करना, डिवीज़न करना, विभिन्न वर्गों के बीच में पावर का विभाजन करना। इस लेसन में दो आपको केस स्टडी दी गई है, दो देशों का इसमें वर्णन किया गया है, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से आपको ये समझाया गया है कि अगर कोई देश अपने नागरिकों के बीच में सत्ता का विभाजन करता है, पावर शेयरिंग करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, अगर नहीं करता तो वहाँ क्या होता है। दोनों एग्जाम्पल हम संक्षेप में यहाँ एक रिवीजन करेंगे उसका। सबसे पहले बेल्जियम का। बेल्जियम का जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है, बेल्जियम एक छोटा सा देश है और उसमें जो एथनिक कंपोजिशन है, जो जातीय संरचना है, उसके आधार पर भेदभाव पाया जाता है, भाषा के आधार पर भेदभाव पाया जाता है। वहाँ भाषा किस तरह, दो तरह की बोली जाती है। डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं और आपका फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो है 59% कहाँ रहती है, फ्लेमिश रीजन में, और डच लैंग्वेज बोलते हैं। 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है, 40% पीपल आपका फ्रेंच स्पीकिंग है, और जो रिमेनिंग 1% है दे स्पीक जर्मन। इस प्रकार क्या विभाजन हो गया कि ऑल ओवर जो कंट्री है, टोटल जो बेल्जियम का क्षेत्र है, टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% क्या कौन सी भाषा बोलता है, डच बोलता है, और आपका 40% क्या बोलता है, फ्रेंच भाषा बोलता है। 1% जो लोग बच गए वो पॉपुलेशन क्या कौन सी भाषा बोलती है, जर्मन। अब देश में अगर भाषा के आधार पर आप देखो तो किसका बहुमत हो गया, डच स्पीकिंग पीपल का। लेकिन समस्या कहाँ है, वहाँ जो कैपिटल ब्रसल्स है उसमें उल्टा है थोड़ा। उसमें जो बहुमत है लोगों का वो कौन सी भाषा बोलता है, फ्रेंच बोलता है। 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है। जबकि देश में बहुमत किसका है, डच स्पीकिंग का। कैपिटल ब्रसल्स में किसका है, फ्रेंच स्पीकिंग का। तो दूसरा वहाँ जो विभाजन है, डाइवर्सिटी किसके बेस पे थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं दे आर रिच एंड डच स्पीकिंग पीपल आर पुअर। तो ये एक वहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती थी, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। दूसरा देश एग्जाम्पल किसका है, श्रीलंका का। श्रीलंका में जो रेशियल कम्युनिटी है, भाषा के आधार पर वहाँ पर और धर्म के आधार पर विभाजन पाया जाता है। धर्म के आधार पर सिंगलीज भाषा बोली जाती है। कितने परसेंट, 74% जो पीपल हैं वो सिंगलीज भाषा बोलते हैं। 18% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। और तमिल में भी बेटा आगे विभाजन है। तमिल में भी जो श्रीलंकन तमिल है 13% है, और 5% जो लोग हैं वो भारत से, जिनके फोरफादर कभी गए थे किसके लिए, ब्रिटिशर्स लेकर गए थे उनको प्लांटेशन वर्क, इंडेंजर्ड लेबर, जिनको इंटेंसर्ड लेबर आपने पढ़ा था हिस्ट्री की बुक में, वो लोग हैं। तो इस तरह से एक जातीय जो कंपोजिशन है श्रीलंका का वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो दोनों देशों के जो कंपोजिशन है उसको आप एक बार बुक में अच्छी तरह पढ़ेंगे, और दोनों के कंपोजिशन से क्या परिणाम निकला कि दोनों ने क्या किया। दोनों ने
अपने इस कंपोजिशन को, जातीय विविधता को, भाषा के आधार पर विविधता को, भिन्नता को किस तरह से एडजस्ट किया, किस तरह से अकोमोडेट किया, ये दोनों देशों ने अलग अलग तरीका अपनाया। बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए, 4 अमेंडमेंट किए उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके द्वारा उसने क्या किया? सत्ता का विभाजन कर दिया। सबसे पहला क्या काम किया उन्होंने कि जो कैपिटल ब्रसेल्स है उसमें दोनों के जो मंत्रियों की संख्या, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल को समान संख्या में शामिल किया जाएगा। ये संविधान में ये परमानेंट उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि कैपिटल ब्रसेल्स में सरकार में आधे आधे मंत्री होंगे और कोई भी निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने अपने संविधान में क्या किया? पावर का विभाजन कर दिया कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको पावर दे दी गई, और उनमें डच स्पीकिंग जो पीपल है वो दोनों बराबर कर दिए, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल देश में बहुमत है जबकि फ्रेंच स्पीकिंग राजधानी में, तो उन्होंने वहाँ स्वीकार कर लिया ब्रसेल्स में आधा आधा पावर शेयरिंग, और डच ने देश के हिस्से। इसके अलावा एक विशेष व्यवस्था बेल्जियम में की गई, वो कौन सी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कि इस पर भाषा, आपका रिलीजन, जो कल्चरल, इन विषयों को देखती थी। तो इस तरह से बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन करके पावर का शेयर कर लिया, एकोमोडेट कर लिया सभी जो एथनिक ग्रुपों को, और उससे वहाँ शांति हो गई, और इससे वह विश्व की सबसे शांत कैपिटल, सबसे शांत देश बन गया। और आज जो यूरोपीय यूनियन है उसने अपना जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में बनाया। तो पहला एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम ने अपने जो विभिन्न सामाजिक ग्रुप थे, भाषाई ग्रुप थे, उनको अकोमोडेट कर लिया, किसके द्वारा? अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का शेयरिंग कर लिया। अब श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, क्योंकि श्रीलंका में बहुमत किसका था? सिंगली जो भाषा स्पीकिंग पीपल का, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेजोरिटनिज्म, बहुसंख्यकवाद को अपनाया। उन्होंने सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म मान दिया, नौकरियों में सिंगलीज को प्राथमिकता दी गई। तो इससे वहाँ क्या हो गया? जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे उनमें डिससेटिस्फैक्शन हो गया, और ये डिससेटिस्फैक्शन कहाँ ले गया उनको? सिविल वार की ओर। श्रीलंका कई सालों तक सिविल वार में पड़ा रहा। सिविल वार क्या होता है? जब देश के ही 2 ग्रुप आपस में लड़ने लगे, वहाँ उनमें लड़ाई हो जाए, उसको हम सिविल वार या गृह युद्ध कहते हैं। तो दोनों का परिणाम आपके सामने आया कि यदि डेमोक्रेसी में पावर का शेयरिंग नहीं होगा तो सिविल वार होगा, और यदि पावर शेयरिंग होती है तो उससे क्या होगा? शांति रहेगी देश में, देश आगे बढ़ेगा। तो लोकतंत्र में पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? इसका बेटा 2 रीजन दिए जाते हैं आपकी बुक में, 2 दिए हैं मेन, एक प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है? प्रूडेंशियल रीजन किस पे चलता है? प्रूडेंशियल रीजन सीधी बात करता है कि प्रूडेंशियल लाभ और हानि, लॉस और गेन पर डिपेंड करता है प्रूडेंशियल रीजन, कि प्रजातंत्र में हमें पावर शेयरिंग करने से क्या नुकसान होता है और क्या हानि होती है। ये हमेशा लाभ हानि पर ध्यान देकर काम करता है। तो यदि हम पावर शेयरिंग करेंगे तो देश में सिविल वार नहीं होगा और देश आगे बढ़ेगा, सत्ता का संघर्ष नहीं होगा। प्रूडेंशियल रीजन स्टेबिलिटी लाता है। प्रूडेंशियल रीजन किसको ध्यान में रख के बात करता है कि इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। मोरल रीजन किस पे काम करता है कि इट इज़ द रूल ऑफ डेमोक्रेसी, कि प्रजातंत्र की बेसिक जो नेसेसिटी है, एक रिक्वायरमेंट है कि प्रत्येक जो व्यक्ति देश का नागरिक है उसको सत्ता में साझेदारी मिले। ये मोरल रीजन है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, आत्मा है कि हर व्यक्ति ये समझे कि उसका सत्ता में साझेदारी है।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, सो दे हैव द राइट टू कंसल्टेट हाउ दे आर टू गवर्न। यह अर्थात प्रजातंत्र में लोगों को अधिकार है वो अपनी सरकार को चुने और उन्हीं को ये निश्चित करने का अधिकार होना चाहिए कि सरकार कैसे चलाई जाए। तो ये प्रूडेंशियल और मोरल रीजन है। दूसरा नेक्स्ट इसका पार्ट है लेसन का आपका कि क्यों ज़रूरी है प्रजातंत्र में, क्यों ज़रूरी है, तो इसका उत्तर हम पहले ही दे चुका। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, क्यों ज़रूरी है कि इससे सत्ता का विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा, देश में अस्थिरता होगी, गृह युद्ध होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बेटा इस लेसन में है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं, किस तरह से आजकल विश्व में पावर शेयरिंग होता है। तो मुख्य रूप से सबसे पहला जो पावर शेयरिंग का तरीका है, पावर शेयर अमंग गवर्नमेंट एट सेम लेवल, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ, डिफरेंट ऑर्गन्स का मतलब सरकार के 3 अंग हैं, जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। बेटा तीनों अंगों में पावर का विभाजन किया गया है, शेयरिंग की गई। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम कानूनों को लागू करना और जुडिशरी का काम न्याय करना। तो इन तीनों में पावर शेयरिंग की गई है। ये कौन सा पावर शेयरिंग का कौन सा तरीका है, ये सेम लेवल पर, गवर्नमेंट के सभी अंग सेम लेवल पर है और सबको अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं और एक दूसरे पर चेक भी रखते हैं। तो इसको हम चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, चेक एंड बैलेंस भी इसको कहा जाता है। इट इज द हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं क्योंकि सबका लेवल समान है। दूसरा पावर शेयरिंग का तरीका क्या है, डिफरेंट लेवल, पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा बेल्जियम ने किया, उसने अपनी पावर को शेयरिंग कर लिया डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट लेवल पे, सॉरी डिफरेंट लेवल्स पर। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, 3 उन्होंने शेयर कर। इसी तरह भारत में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई गई जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। संविधान के द्वारा सभी की पावर निश्चित की गई है, कोई एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और पावर का जो डिवीज़न किया गया है उसमें यदि कोई चेंज करना होता है तो वो सेंटर और स्टेट दोनों की सहमति से होगा, कोई भी एक अपने आप उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। इट इज़ द आपका फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसको कहते हैं। थर्ड आता है पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर शेयर होती है, 2 तरीका है। एक तो कुछ दल मिलकर सरकार बना ले, यदि किसी को भी बहुमत ना मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो पावर शेयरिंग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो गई। दूसरा, यदि चुनाव होता है, एक को बहुमत मिल जाता है तो सरकार बना लेता है, दूसरा विपक्ष में रह जाता है। अगली बार चुनाव में जो रूलिंग पार्टी यदि हार जाती है तो वो दूसरी सरकार आ जाती है, विपक्षी जो पार्टी है वो सरकार बना लेती है। तो इस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग होती है, इसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कि समाज के विभिन्न ग्रुपों में भी पावर शेयरिंग हो जाती है, करते हैं। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, इसी तरह प्रेशर ग्रुप्स। तो ये पावर शेयरिंग के डिफरेंट वेज हैं। बेटा इसमें अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन राइट मी ऑन माई ब्लॉग।
और मुझे आप इससे पूछें। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।